नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को लेकर। जो टाइम पीरियड हम कंसिडर करने वाले हैं इस करंट अफेयर वीडियो में वो है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, अर्थात 1 से 10 अक्टूबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हुए हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव, उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो अप्रोच होगा वो हमेशा की तरह करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके वाला अप्रोच होगा। इस अप्रोच में हम करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट तो करते ही हैं, साथ ही साथ जहां पर जरूरत होती है हम उस करंट अफेयर से जुड़े हुए जीएस जीके वाले पार्ट को भी रिवाइज करते हुए चलते हैं, क्योंकि पीएससी के पैटर्न को देखकर अब यह समझ में आ रहा है कि उस जीएस जीके वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक हो रही है जहां से कुछ करंट टॉपिक न्यूज में बना रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्य कंटेंट पर। तो सबसे पहले ब्रीफ में हम आज का पूरा टॉपिक देख लेते हैं। हम हमेशा से यही करते हैं कि विस्तार पूर्वक जाने से पहले हम सिंगल लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट हर एक टॉपिक का देख लेते हैं। इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलर हर एक टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी है। दूसरा, हमें एक रोड मैप भी दिख जाता है कि आखिर इस पूरे वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड है, शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड है। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। इससे पहले 6 भाषा ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में थी। 5 और मिलने से अब टोटल जो हमारी शास्त्रीय भाषा है उसकी संख्या हो गई है 11। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज जब बनाया जाता है, उसको दर्जा दिया जाता है, तो कौन से वो क्राइटेरिया हैं जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद कोई पर्टिकुलर भाषा क्लासिकल लैंग्वेज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज 2024 से। तो भाई अक्टूबर 14 तारीख तक, हालांकि हमने इसमें 1 से 10 तक के ही इवेंट को लिया है, लेकिन 14 तारीख तक नोबेल प्राइज की घोषणा की गई है 2024 के लिए। अलग अलग दिन किया गया था, तो अब मुझे कवर करना था, तो मैंने सोचा कि आधा इस वीडियो में आधा अगले वीडियो में कवर करने से बेटर है कि सबको अभी ही कवर कर लिया जाए एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो में नोबेल प्राइज 2024 की जो घोषणा की गई है उसको हम कवर करेंगे। कितने प्रकार के कैटेगरी होते हैं, किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, किस किस व्यक्ति को किस किस क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया है, ये सारी चीजें आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल 6 क्षेत्र हैं, 6 एरिया है जहां पर यह नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन कौन सा वो एरिया है? तो सबसे पहला तो फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, फिर मेडिसिन में, फिर पीस में, फिर लिटरेचर में और अंतिम में है इकोनॉमिक्स में। तो इन सभी 6 क्षेत्रों पर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाले व्यक्ति या संगठन को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड से, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका आयोजन कब हुआ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला, मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला और किस किताब को पुरस्कार मिला है। यह सारा चीज हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड। आपको पता होगा कि 9 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, इसके पॉलिसी आए थे और लगातार 10वीं बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने दरों को बदला नहीं है। हालांकि कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो वो परिवर्तन क्या है हम समझेंगे और इसके साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि आखिर इस साल मतलब 2025 के लिए इन्फ्लेशन का जो अनुमानित रेट है वो क्या बताया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, और 2025 के लिए हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी की वृद्धि दर है, उसका क्या अनुमान लगाया गया है कमेटी के द्वारा, वो भी हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टैटिक वाला पार्ट भी देखेंगे कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या, इसके सदस्य कौन है और इनका उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। और अंतिम में, वीडियो के अंत में, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा कोई एमसीक्यू देता हूं, कुछ एमसीक्यू आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूं जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देते हैं। इस बार भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस बार मेंस के लिए भी एक क्वेश्चन मैंने रखा है अंतिम में,
और वो जो मेंस वाला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ और मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति से। तो उम्मीद करूंगा कि आप जिस तरह से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से आप मेंस के आंसर भी लिखकर मुझ तक पहुंचाएंगे। कहां लिखकर पहुंचाएंगे? तो आप डायरेक्ट किसी एक पेज में लिखकर आप उसका फोटो भेज सकते हैं। कहां भेज सकते हैं? तो मेरे नंबर में भेज सकते हैं, यह है व्हाट्सएप नंबर। आप जो भी आंसर लिखेंगे मेंस के या कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन खेल या फिर आप ये कह सकते हैं विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा? खो खो। इसका वर्ल्ड कप होने वाला है और ये पहला वर्ल्ड कप जो होगा वो कहां होगा? ऑब्वियसली भारत का ये खेल है। इस खेल का आप इतिहास भारत से देखते हैं, इस खेल का इतिहास हमें महाभारत में दिखता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहला वर्ल्ड कप होगा जो कि 2025 में आयोजित होने वाला है वो कहां पर होने वाला है? भारत में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हवाई ट्रेन शुरू किया जा रहा है। अब हवाई ट्रेन का मतलब यह नहीं कि हवा में ट्रेन ऐसे हैरी पॉटर की मूवी की तरह उड़ते रहेगी। ऊंचे काफी हाइट में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और काफी हाइट में आप पटरी बिछाएंगे और उसमें जब ट्रेन मूव करेगी तब आप उसे कहेंगे हवाई ट्रेन। अब आपके मन में ऐसा भाव आ सकता है कि सर क्या दिल्ली के एयरपोर्ट में कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा रहा है तो क्या हमारे पीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है? हो सकता है इस दृष्टि से देखोगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट भारत की देख रहे हैं, इसकी कहानी देख रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलप्ड प्रयास किए जाएंगे। अगर वो वहां सफल हो जाएगा तब जाकर आप उसे पूरे देश में लागू होता हुआ देखते हैं। तो इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, आपको नजर बनाकर रखनी होगी कि ये हवाई ट्रेन का जो काम किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसके सफलता और विफलता पर इसका आगे का भविष्य आपके देश में तय होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण कर दिया गया है। तो इसके बारे में समझेंगे, कहां होने वाला है ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और इसके लोगो और शुभंकर क्या क्या है। एक सिंगल लाइन में अगर बताऊं तो इसका जो मैस्कॉट है शुभंकर है, उसका नाम गुड़िया है। बिहार के राजगीर में ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और ये जो नाम है गुड़िया, ये सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि बिहार में छोटी बच्चियों को स्नेहपूर्ण तरीके से यही नाम दिया जाता है, ए गुड़िया इधर आना, ऐसा बोलते हैं ना। और जो शुभंकर है वो है क्या? गौरैया है। तो गौरैया है चिड़िया और उसको जो नाम दिया गया है वो क्या है? गुड़िया है। चलिए उसके बाद इंटरनेशनल कुछ न्यूज पर हम चले जाएंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का फाइनली अंत हुआ। आप एक तरह से कह सकते हैं जब यूनाइटेड किंगडम ने यह सहमति जताई कि वह मॉरिशस को चागोस आइलैंड दे देगा। अब ये चागोस आइलैंड है क्या, ये विवाद क्या था, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। बाकी आप हेडलाइन में ऐसे समझ जाइए कि यूनाइटेड किंगडम सहमत हो गया है, एग्रीज टू हैंड ओवर द चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। मॉरिशस को चागोस आइलैंड लौटाने के लिए वो सहमत हो गया है। उसके बाद 44th हम देखेंगे समिट किसका? आसियान कंट्री का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है करंट के दृष्टि से, लेकिन स्टैटिक वाला पार्ट हम देखेंगे कि आखिर ये आसियान कंट्री है क्या, इसका गठन क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या है और इसके सदस्य देश कौन से हैं। और सबसे अंतिम में जो कि यहां पर दिख नहीं रहा है, एक और साइक्लोन आया है जिसे आप मिल्टन कहेंगे। हरिकेन है क्योंकि ये अमेरिकन साइड में आया है। ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज है, तो उसको हम डील करेंगे। तो टोटल ये 10 खबर है, 10 दिन 10 खबर, ऐसा कुछ टैगलाइन नहीं है कि 10 दिन में 10 खबर। हाँ, इन 10 दिनों में मैं ऐसा पूर्ण प्रयास करता हूं कि छांट कर वो 10 ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकालूं जो कि किसी भी दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जिस भी करंट इवेंट को देखकर लगता है कि ये नॉट सो इंपॉर्टेंट है, उसे अपने वीडियो में स्थान नहीं देता, क्योंकि अगर अननेसेसरी के पार्ट को भी हम कवर करते चलेंगे
तो आखिरी में हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर इकट्ठा हो जाएगा, याद कुछ भी नहीं रहेगा और टेंशन ज्यादा होता है। तो बेटर है कि कम निकालो लेकिन क्वालिटी वाइज निकालो, जिससे हमारा करंट अफेयर का मामला ठीक ठाक तरीके से सही दिशा सही गति में तैयार होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य कंटेंट में चलूं इससे पहले दो इंपॉर्टेंट बात। पहला तो ये, कीप इट अप वाले लोग आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर दिया है हमारे कमेंट सेक्शन में। तो जो कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दिए हैं उन अभ्यर्थियों के नाम है, एक तो है अमन सागर सिन्हा, दूसरा है ज्योति साहू, तीसरे हैं केवल साहू और फिर है लता देवांगन। तो आप सभी को मेरे तरफ से संदेश है कि आप इसी तरह से अपनी तैयारी बनाए रखिए, लगातार करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट करते रहिए, और अगर आप कीप इट अप वाले मोड में चलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम निकलने की संभावना आप ही की ज्यादा प्रबल होगी। तो ऐसे वो छात्र जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, आपके लिए भी कीप इट अप, लेकिन ज्यादा बेटर क्या होगा कि आप कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे ये पता चले कि आखिर मेरे द्वारा जो ये क्वेश्चन पूछे जाने का प्रयास किया जा रहा है वीडियो के अंत में, उससे आखिर में आपको कितना लाभ मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संस्थागत जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा। दो जानकारी है, दो इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारी। पहली तो ये कि अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स या सीजीपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं और इसका प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि अब इस बचे हुए समय पर आपका जो प्रिपरेशन है, आपकी जो रणनीति है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, वो एकदम सही तरीके से बैठ जाए और आप प्रीलिम्स निकाल लें, तब आपको धारा जीएस के इस टारगेट बैच को ज्वाइन करना चाहिए, जो कि शुरू हुआ है 16 अक्टूबर से। ठीक है, किस किस मोड में रहेगा? तो सबसे पहला तो ऑफलाइन, सिर्फ ऑफलाइन आकर आप क्लास बैठ सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो हाइब्रिड मॉडल पर यह बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑफलाइन आने भी मिलेगा और साथ ही साथ इस क्लास का लाइव एक्सेस और रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे ऐप के माध्यम से आपके पास रहेगा। आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन सब की फीस यहां पर लिखी गई है। अब आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रीलिम्स की तैयारी मात्र 5,000 रुपए में, जो कि एक डिस्काउंट ऑफर ही है, और ये नवरात्रि ऑफर के तौर पर धारा जीएस ने आप सभी के लिए लाया था। तो अगर आप 2024 पीएससी टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं और इतना अच्छा सुनहरा मौका है कि आपको फीस बहुत ही कम देना पड़ेगा, तब आपको यह बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो कर लीजिएगा। और उसके अलावा भी कुछ अगर पूछना हो, समझना हो, तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डेली में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, बाइलिंगुअल क्लास होंगे, 6 महीने का वैलिडिटी होगा। ठीक है, चलिए। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं और सीजीपीएससी का 2025 वाला एग्जाम टारगेट करने जा रहे हैं, तो भैया आप लोग के लिए हम लोग एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच लेकर आ रहे हैं। ऐसा देखा गया है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लोग से चर्चा करते समय कि सीजीपीएससी की तैयारी करने पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश में क्लास अवेलेबिलिटी की बात हो, इंग्लिश में नोट्स अवेलेबिलिटी की बात हो, चाहे इंग्लिश में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की बात हो, जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप आंसर राइटिंग ही हिंदी में सुनकर और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको मेंस में उतने अच्छे आंसर नहीं मिलेंगे, ट्रांसलेटेड वाले आंसर से स्कोर अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्या होता है कि आप जिस मीडियम में आंसर लिखने वाले हैं उसी मीडियम में आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। और इन्हीं सारे चैलेंजेस को देखते हुए हमने ये तय किया कि क्यों ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक अलग से सेपरेट बैच लाया जाए, बाइलिंगुअल ना हो, वो इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड बैच हो, एक्सक्लूसिव सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और ये कब वालों के बच्चों के लिए है? अभी के प्रीलिम्स नहीं, जो 2025 का पीएससी टारगेट करने वाले हैं। मतलब यहां से अगर आप देख लें लगभग 15-16 महीने के बाद की बात है, उन बच्चों के लिए ये बैच अनाउंस हम किए हैं, जो कि शुरू होगा, डेट नहीं लिखा है क्या, चलो पता नहीं, हाँ शुरू होगा 11 नवंबर से, और टाइमिंग है सुबह 7:30 से 10:30, 3 दिन का डेमो भी होगा, 16 महीने का ड्यूरेशन होगा, ऑनलाइन एक्सेस 24 महीना 2 साल का रहेगा, नोट्स इंग्लिश में दिया जाएगा,
प्री का जो टेस्ट सीरीज रहेगा वो इस बैच में इंक्लूडेड रहेगा। डायनेमिक अप्रोच रहेगा, मतलब स्टैटिक के साथ करंट पैटर्न से आप लोगों को भली भांति अवगत कराया जाएगा। लगातार डेली मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा और हर सप्ताह क्लास टेस्ट होगा ताकि आपको ये पता चल सके, आप इवेल्युएट कर सकें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और 1-to-1 मेंटरशिप भी किया जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर इस बैच को आप हाइब्रिड मॉडल पर लेते हैं तो टिल सिलेक्शन आपका मेंबरशिप रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड पर भी है और ये ऑनलाइन मोड पर भी है, हाइब्रिड मॉडल पर है। कोई भी जानकारी चाहिए नंबर पर संपर्क करें। चलिए, अब बहुत हो गई संस्था की बातें। जाहिर सी बात है वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ही था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ऐसा हो कि अरे सर करंट पढ़ाइए, तो चलिए करंट पर हम जंप करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज था वो क्या था कि भारत सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, टोटल कितने हो गए 5, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। ठीक है, पहले कितने थे? पहले 6 थे। सबसे पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज कैटेगरी मिला वो तमिल को मिला 2004 में, फिर उसके बाद 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को, 2008 में ही आपको कन्नड़ को, फिर मलयालम को 2013 में, और सबसे अंतिम जो इसके पहले था वो उड़िया था, छठवां 2014 में। अब इसके बाद ये 6 तो थे, 5 और हो गए, तो अब इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये करते हैं कि आखिर किस भाषा को, मतलब कोई भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा बनाना है तो क्या है वो मानदंड, वो क्राइटेरिया क्या है जिसको कोई भाषा अगर फुलफिल करती है तो शास्त्रीय भाषा बन सकती है। ठीक है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं कि ये सब कहानी शुरू कैसे हुआ। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है, शास्त्रीय भाषा बनाने के लिए किसी भाषा को 2004 में साहित्य अकादमी के तहत एक भाषाई विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसे लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी कहा जाता है। ठीक है, और ये समय समय पर ये क्राइटेरिया को चेंज करते हैं और यही क्या करते हैं, किसी भाषा को चेक करते हैं कि भाई वो ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें फिर शास्त्रीय भाषा कह दिया जाता है। क्या है वो क्राइटेरिया जिसको किसी भी भाषा को पूर्ण करना होता है शास्त्रीय भाषा बनने के लिए? तो सबसे पहले उस भाषा के पास में हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, मतलब प्राचीनतम होना चाहिए, बहुत पुराना होना चाहिए, मतलब 1500 से लेकर 2000 साल पुराना होना चाहिए। उसका कुछ प्रारंभिक कुछ ग्रंथ होना चाहिए, कुछ अभिलिखित इतिहास होना चाहिए। और कितना पुराना होना चाहिए? लगभग 1500 से 2000 वर्ष पूर्व, इतना कम से कम पुराना तो उसका इतिहास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है, ये तो हो गया प्राचीन होना चाहिए। फिर दूसरा यह है कि उस भाषा का कुछ वैल्यूएबल हेरिटेज भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ ऐसे 1500-2000 साल पहले पुराना कोई भाषा देखा और आपने देखा कि हाँ यार ये था तो उस समय, और उसे क्लासिकल लैंग्वेज नहीं, वो होने के साथ साथ में उसका अपना खुद का मूल्यवान विरासत होना चाहिए, कुछ बड़ा ग्रंथ होना चाहिए, कुछ साहित्य होना चाहिए, ऐसा कुछ उसका हेरिटेज होना चाहिए जिससे उसका उस समय, उतने पुराने समय पर कितना बड़ा महत्व था, कितना व्यापक महत्व था, यह पता चल पाता है। तो इसलिए एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए। तीसरी बात, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। वो भाषा किसी दूसरे भाषा से डेवलप्ड हुआ हो ना होना चाहिए, वह भाषा किसी दूसरे भाषा से उधार में आया हो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी खुद की ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, खुद का अस्तित्व होना चाहिए। यह है कौन सा? तीसरा बात। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्राइटेरिया, डिस्टिंक्ट इवोल्यूशन होना चाहिए। जैसे आज जो आप देख रहे हैं, आज मतलब कोई भी भाषा उतनी पुरानी होगी, जाहिर सी बात है आज अगर आप वर्तमान में उसको देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो उसमें परिवर्तन इतने लंबे समय में आ ही गया होगा, बोलने चालने या फिर एक्सेंट के मामले में। लेकिन ये सारी चीज जो होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब क्लियर कर दिखना चाहिए कि इस समय के बाद ये चेंजेस देखे जाने लगे, फिर इस सदी के बाद ये चेंजेस देखे जाने लगे। इवोल्यूशन होगा तय बात है, लेकिन कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर कोई भाषा ये 4 शर्तों को पूरा कर लेती है, 4 क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है,
तब वह शास्त्रीय भाषा की कैटेगरी में, दर्जे में आ सकती है। ठीक है, अब बात यह आता है कि किसी भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा बना दिया जाए तो फायदा क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हर चीज में फायदा नुकसान तो नहीं देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई प्राचीन इतिहास है, आपका कोई धरोहर है, तो वो जो प्राचीन धरोहर है, इतिहास है, वो आज आपके वर्तमान का कारण है। अगर आपको अपने वर्तमान को समझना होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी इतिहास पर समझ अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक बात तो यही है, आप अपने जितने भी प्राचीन भाषा हो गए, स्मारक हो गए, इन सबको इसलिए तो कंजर्व करते हैं ताकि उससे आपको आज का पता चलता है। तो सबसे पहला लॉजिक तो यह है, फिलोसॉफिकल लॉजिक है। अगर प्रैक्टिकल लॉजिक देखा जाए तो कोई भी भाषा जब शास्त्रीय भाषा बन जाता है तो उसका संरक्षण किया जाता है ना, संरक्षण किया जाता है, दस्तावेजीकरण किया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, डिजिटलीकरण किया जाता है, डिजिटलाइजेशन किया जाता है, जिसके संग्रह करने से, उसके ट्रांसलेट करने से, पब्लिश करने से, डिजिटल मीडिया में रखने से बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। इतने सारे लोग ये सब काम करने के लिए लगेंगे ही तो नौकरियां बनेगी। फिर उस भाषा को विश्वविद्यालय में स्थान दिया जाता है, केंद्र स्थापित किया जाता है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उस भाषा पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित करती है। तो जो भाषा शास्त्रीय भाषा बनेगी उसके साथ ये सारी चीजें होने लगेंगी। ये तो उस भाषा के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये लोगों के रोजगार, जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हो जाएगा। ठीक है, घर में दादा दादी होंगे, ठीक है, तो दादा दादी से आपको अब बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है आपके इतना पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आपसे ज्यादा दुनिया देखे हैं, और आपसे ज्यादा दुनिया देखे हैं मतलब अनुभव है, परिस्थितियों को काफी बेहतर से समझ पाते हैं, और कम पढ़े लिखे होने के बावजूद विवेकी हो जाते हैं अलग अलग परिस्थितियों से प्राप्त अनुभवों के कारण। तो आपको जो सुझाव देते हैं उससे आपको बहुत फायदा होता है। तो आप हमेशा क्या चाहेंगे कि आप हमेशा अपने पास अपने दादा दादी को रखे रहें, उनकी सेवा करें, उनका संरक्षण करें, ताकि आप अपने नैतिक जिम्मेदारी को भी पूरा करें, और साथ ही साथ आपको उनसे आशीर्वाद भी मिलता रहे, जो जीवन के हर एक कदम पर आपकी सहायता करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला, नोबेल प्राइज 2024। सामान्य तौर पर नोबेल प्राइज की घोषणा अक्टूबर में की जाती है, क्योंकि 1833 में अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक कारण बने इस नोबेल पुरस्कार के, इनका जन्म हुआ था कब, अक्टूबर में। फिर उसके बाद 10 दिसंबर को, मेरे ख्याल से 1893 में इनका देहांत हुआ। तो भाई अक्टूबर में नोबेल अवार्ड को घोषित किया जाता है, और 10 दिसंबर को आयोजन किया जाता है, और उस आयोजन में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला इसका स्टैटिक वाला पार्ट देखते हैं। तो भाई ये रहा नोबेल प्राइज, ये सारा चीज आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करिए, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल पर आपको करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाता है। तो भैया ये ऐसा है कि अल्फ्रेड नोबेल थे, जो क्या किए थे, डायनामाइट का इन्वेंशन किए थे। ठीक है, डायनामाइट, विस्फोटक सामग्री, और इन्होंने ही ऐसी इच्छा जाहिर की थी, उनका विल था, विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, कि जो भी व्यक्ति मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए कुछ बड़ा करेगा, उनके लाभ के लिए कुछ बड़ा करेगा, तो उसे अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और इसलिए क्योंकि इनका विल था, और इसलिए इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज नाम रख दिया गया। पहला अवार्ड 1901 में दिया गया। कितने क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया जाता है, यह है वो सिक्का जो अवार्ड के तौर पर मिलता है। पहला है क्या, पहला जो अवार्ड है किस क्षेत्र में, फिजिक्स की दुनिया में कुछ बेहतरीन करने के लिए। दूसरा केमिस्ट्री की दुनिया में।
फिर मेडिसिन या फिजियोलॉजी की दुनिया में, और फिर लिटरेचर की दुनिया में, और पांचवा विश्व में शांति पहुंचाने के लिए, और छठवा अर्थशास्त्र के लिए। तो टोटल ये 6 कैटेगरी हैं। इन 6 कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे मानव जाति का बहुत बड़ा लाभ हो रहा है तो उसे फिर ये पुरस्कार दिया जाता है। कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट। ये जो प्राइज सेरेमनी होता है, जैसा कि मैंने बताया कि 10 दिसंबर को होने वाला है, वो कहां पर होगा? स्टॉकहोम स्वीडन में होगा। एक चीज और भी समझिएगा, नोबेल पुरस्कार नाम तो है, लेकिन ये सभी पुरस्कार अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग समिति प्रदान करती हैं। ठीक है, सभी स्वीडन में दे दिया जाता है, बट एक शांति नोबेल पुरस्कार, पीस प्राइज, ये बस ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो बाकी सब स्टॉकहोम स्वीडन में कर दिया जाएगा। एक गोल्ड मेडल मिलता है इस तरह का, एक डिप्लोमा मिलता है, और कुछ पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, मृत्यु के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, और कई बार आप ऐसा भी देखते होंगे कि 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसा आप 3 लोगों के साथ कर सकते हैं। मतलब 3 लोगों में कोई एक पुरस्कार, मतलब किसी एक क्षेत्र का, एक क्षेत्र में मान लो 3 लोग बहुत अच्छा काम किए तो 3 लोग को दे सकते हो, चौथा उठाकर नहीं लाना है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 लोगों को अवार्ड शेयर किया जा सकता है। भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वह कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और किस लिए मिला था? साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। सन कौन सा है? 1913। और सबसे पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वह कौन थी? मदर टेरेसा। किस लिए? शांति के लिए, 1989 को। ठीक है, चलिए ये तो हो गया नोबेल का स्टैटिक वाला पार्ट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बारी बारी से अलग अलग क्षेत्रों का समझते हैं। सबसे पहला फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अच्छा कार्य करने के लिए यूएसए के जॉन एच हॉपफील्ड और यूके कनाडा के जॉफ्री हिंटन को यह फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, आर्टिफिशियल के दुनिया में। सर कैसे याद करेंगे? देखिए, कुछ भी कुछ करके तो याद कर ही सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे जॉन लिखा हुआ है, जॉफ्री लिखा हुआ है, मतलब दोनों में क्या है? ज लिखा हुआ है। ठीक है, और दोनों में ही ज के बाद में क्या है? हा है। तो समझ जाइएगा ऐसा कि जब भी ऐसा ऑप्शन में दिखे फिजिक्स में किसको मिला है, तो जहां पर 2 व्यक्तियों के नाम दिखे और ज के बाद ह आए, जैसे यहां पर तो ऐसे अल्फाबेटिकल देखोगे तो जी दिख रहा है, लेकिन साउंड कैसे कर रहा है? जॉफ्री कर रहा है ना, जॉन जॉफ्री। तो जा के बाद हा आए, जा के बाद हा आए, उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है। ठीक है, डेविड बेकर, डेमिस और जॉन। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो भाई डीजे, तो डीजे तो होगा याद आपको, खूब अभी नवरात्रि में डांस किए होंगे डीजे की धुन में, तो 2 बार डी लग गया। एक डीजे से काम नहीं बना, हम लोग इतना नाचे गरबा में कि एक डीजे से काम नहीं बना, हमें 2 डी लगा था यहां पे। ठीक है, एक सिंगल डी से नहीं हो पाया। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म डीजे का? पता नहीं। डिस्को जॉकी होता है क्या? शायद, पता नहीं, लिमिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो केमिस्ट्री में इन 3 लोगों को मिला है। कहां से बिलोंग करते हैं? तो पहला जो डी है हमारे डेविड, ये यूएसए के हैं। फिर डेमिस वाले यूनाइटेड किंगडम से हैं, और जॉन जंपर ये भी यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, इनको क्यों मिला है पुरस्कार? क्योंकि प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इन्होंने खोज किया है, कुछ दुनिया के सामने लाकर रखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ है अल्फा फोल्ड फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर, मैं सच बता रहा हूं मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये अल्फा फोल्ड क्या होता है। और जाहिर सी बात है आपको भी इसको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको याद क्या रखना है कि भाई रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 3 लोगों को मिला है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं और किस लिए मिला है? तो प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग संस्थाएं जो है पुरस्कार देती हैं, तो देखिए ये जो केमिस्ट्री वाला पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस।
ठीक है, और फिजिक्स वाला किसके द्वारा दिया जा रहा था? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, दोनों सेम है। ठीक, चलिए अब है मेडिसिन। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो अब मेडिसिन होगा। इसमें दो लोगों को मिला है ये पुरस्कार, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकोम को। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आयरन आरएनए के कारण इनको मिला है। दोनों यूएसए से बिलोंग करते हैं और इनको ये पुरस्कार कौन सा संस्था, नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देगी? तो इनको पुरस्कार मिलेगा द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, लिटरेचर में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है साहित्य में, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, लिटरेचर में। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एशिया से पहली एशियाई महिला है जिनको ये साहित्य पे पुरस्कार मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कहां से? ये साउथ कोरिया से। ठीक है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। नाम अभी तक लोग डिस्कस ही नहीं किए। नाम क्या है? हान कांग। हान कांग। ठीक है, क्यों? इन्होंने क्या साहित्य रचना किया है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बहुत ही गंभीर रूप से पोएटिक फॉर्म में हिस्टोरिकल ट्रॉमा और ह्यूमन सफरिंग को, मतलब पोएटिक फॉर्म में लिखा है, बताया है। ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रॉमास को। तो जाहिर सी बात है, ट्रॉमा पर आप जब, और ह्यूमन सफरिंग पर जब आप पोएटिक रचना रचते हैं, तो जो भाव है, जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अलग ही हो जाते हैं। मतलब अब उसको तो शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन बहुत अलग हो जाते हैं और लोग रियलिटी से बहुत उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसी वजह से ये इतना अद्भुत हुआ कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया इसे। फिर उसके बाद आता है अगला, शांति पुरस्कार। तो हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम गिरे थे 1945 में, कहां कहां गिरे थे भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म होने को था, या फिर आप ये कह सकते हैं ये हुआ तो फिर खत्म हो गया भाई, नहीं तो पता नहीं और कितना चलता। हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिरा था, तो उस बम का इंपैक्ट, उस बम की वजह से आज भी वहां पर हमें बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो क्या हुआ? उस बम के गिरने से जो कुछ लोग, उसके जो सर्वाइवर हुए, जिन्होंने वो पूरे बम के गिरने और अभी तक के पूरे इतिहास को देखा है, उनका एक संगठन बना और उस संगठन का नाम क्या रखा गया? निहोन हिंडानक्यो। ठीक है, और ये क्या करे? इन्होंने फिर उस त्रासदी को देखा, उन्होंने उस तकलीफ को देखा, तो इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि हम इस पूरे दुनिया से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि लोग न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बहुत ही भयंकर तबाही होती है। और उनके इसी कार्य की वजह से नोबेल का शांति पुरस्कार इस संगठन को मिला। नाम क्या है? निहोन हिंडानक्यो। नोबेल पीस प्राइज 2024 निहोन हिंडानक्यो ग्रुप ऑफ एटॉमिक बम सर्वाइवर्स। ठीक है, सर्वाइवर्स हैं, उन लोगों ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। 3 अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। किस चीज का अध्ययन किया? कि लगभग 200-400 साल का जो उपनिवेशवाद था, ठीक है, उपनिवेशवादियों के द्वारा गुलाम देशों में शुरू की गई राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियां, तो कोई जैसे मान लो ब्रिटेन, इंग्लैंड आया हमारे देश में, हमको गुलाम बना लिया, और उसके बाद उनका जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम था, उसकी वजह से हमें आज अमीरी मिल रही है या गरीबी मिलेगी, इसके बारे में इन्होंने पढ़ाई किया। समझ गए कि भाई जैसे मान लो कि कोई एक कंट्री है, उसने किसी को गुलाम बनाया, तो गुलाम बनाया तो कुछ पॉलिटिकल और कुछ इकोनॉमिकल वहां पर सिस्टम लेकर आएंगे। उस सिस्टम की वजह से आज आजादी के बाद वो गुलाम देश में क्या प्रभाव पड़ा, वो अमीर हुआ या गरीब होगा, इसका जो एनालिसिस है, स्टडी है, ये इन 3 अर्थशास्त्रियों ने किया था। क्या नाम था इनका? एसमोग्लू, डैरोन एसमोग्लू,
साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। सन 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 है, हर तरफ देखना, डैरोन है, ON आपको दिखता रहेगा। तो जहां पर आपको डैरोन, फिर साइमन, फिर रॉबिन्सन में भी ऑन, तो ये ऑन से आप क्या करिएगा, अपने दिमाग की बत्ती ऑन करिएगा कि ऑन वाला इकोनॉमिक्स का है, ट्रिक है भाई, समझने का कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये नोबेल पुरस्कार वाला मामला समाप्त। आगे बढ़ते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। ध्यान से समझिएगा, यहां पर कंफ्यूज नहीं होइए। ये 17th नेशनल फिल्म अवार्ड क्या लिखा हुआ है, 2022। तो अवार्ड कब का है, 2022 का। दिया कब गया, 8 अक्टूबर 2024 को। तो 2022 का था जो अभी 2024 में दिया गया। ठीक है, तो कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, 24 का, 22 का। 24 में तो फलाना को मिला था, अरे भैया वो कब का मिला था वो भी देखना है आपको, कब का अवार्ड था और कब मिला है, ये दोनों करेक्ट करना है आपको। कोविड की वजह से बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हो गए थे कि डिले होने लग गए हैं, उसका एक ये उदाहरण है। चलिए, अब ये देखिए, ये व्यक्ति जो हैं इनका नाम है ऋषभ शेट्टी और ये कंतारा मूवी के मुख्य अभिनेता थे, डायरेक्टर भी थे जहां तक मुझे याद है। फिर ये हैं, क्या नाम इनका, नित्या मेनन। ये नित्या मेनन है और ये जो बीच में है ये है मानसी पारक। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा पिक्चर के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस तमिल फिल्म के लिए मिला है, ये जो लास्ट में ये अभिनेत्री हैं नित्या मेनन को, इनको मिला है अवार्ड। फिर उसके बाद गुजराती फिल्म के लिए मानसी पारक को मिला है, फिल्म का नाम है कच्छ एक्सप्रेस, ये है। ठीक है, सबसे बेहतरीन सिंगर पुरुष वर्ग में अरिजीत सिंह को, महिला वर्ग में बॉम्बे जयश्री को। बेस्ट फीचर फिल्म मलयालम फिल्म है, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिल्म का नाम है अट्टम। और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है आईना। अब ये फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म क्या होता है, तो फीचर फिल्म थोड़ा सा बड़ा होता है, 2.5-3 घंटे का जो आप सामान्य तौर पर फिल्म देखते हो फीचर फिल्म है। नॉन फीचर फिल्म थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप का होता है, नॉलेजेबल ज्यादा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बस इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके बधाई दिया। किसे बधाई दिया, मिथुन चक्रवर्ती जी को बधाई दिया। क्या कहा उन्होंने से, मिथुन दास, ठीक है, दा लिख रहे हैं भाई टाइप का फील आ रहा है। मिथुन दास रिमार्केबल सिनेमैटिक जर्नी इंस्पायर्स जनरेशन, ठीक है, पीढ़ियों को इंस्पायर कर रहे हैं। एंड हॉनर्ड टू अनाउंस दैट दादा साहब फाल्के सिलेक्शन ज्यूरी हैज डिसाइडेड टू अवार्ड लीजेंडरी एक्टर श्री मिथुन चक्रवर्ती जी फॉर हिज आइकॉनिक कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। और उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा 8 अक्टूबर को होने वाले 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड फेस्टिवल चला, उसमें किसे मिला, मिथुन चक्रवर्ती जी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है जब लोग ये सब करने लगते हैं कि 22 का मिला कि 24 का था, 24 का नहीं 23 का था, ऐसे में गलतियां होती हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई, 22 का है, मिला 24 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और पुरस्कार इंट्रोड्यूस किया गया बुक्स को लेकर, बुक्स बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड किसे मिला, तो किशोर कुमार जी जो हैं इन पर किताब लिखा गया। नाम क्या था, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। किन्होंने लिखा, अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धरने। तो इन लोगों को यह पुरस्कार मिला, इस किताब को मिला, तो ऑब्वियसली जो किताब को लिखे होंगे उन्हें ही मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला न्यूज है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक काम करता हूं, पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या वो बता देता हूं और उसके बाद फिर अभी करंट में क्या है वो देखेंगे, क्योंकि आज का जो स्टैटिक पार्ट है वो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब जैसे ही ऐसे स्क्रीन में इतना कंटेंट देखोगे घबराना नहीं कि अरे सर इतना सारा, और वो भी पूरा इंग्लिश में, मैं समझाऊंगा। ज्यादा इसलिए रखना पड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी है लगभग। ठीक है, चलिए समझते हैं, फोकस करिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बना भाई? तो 2016 में। क्या करने के लिए बना ये? तो ये बना है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, देश में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने और घटाने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया। ठीक है, क्योंकि कमेटी है तो एक सदस्य का तो होगा नहीं, सदस्यों की मतलब एक से ज्यादा होंगे। तो कितने सदस्य होंगे इस कमेटी में? 6 होंगे। उस 6 में से 3 सदस्य कहां से होंगे? रिजर्व बैंक आरबीआई से होंगे। कौन कौन होगा ध्यान रखिएगा, कौन कौन होगा? तो सबसे पहले तो आरबीआई के गवर्नर होंगे। ठीक है, रुको 1 मिनट। एक सदस्य आरबीआई के गवर्नर होंगे, एक डिप्टी गवर्नर होंगे और एक दूसरे ऑफिसर होंगे जो गवर्नर साहब चाहेंगे। बाकी के जो 3 सदस्य हैं, 6 में 3 आरबीआई के हो गए, बाकी 3 कौन होंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजेंगे। ठीक है, और उसे वो 3 कैसे अपॉइंट होंगे? जो एक कमिटी है जिसका नेतृत्व करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी जी, वो चुनेंगे कि सरकार की तरफ से 3 लोग कौन जाएंगे। जो ये 6 मेंबर हैं उसमें से जो सरकार के 3 मेंबर हैं, ठीक है, 4 साल का इनका क्या रहेगा? टेन्योर रहेगा। ठीक है, गवर्नर जो होंगे आरबीआई के, वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। अब ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है? मतलब शक्तिकांत दास जी चेयरमैन होंगे ऐसा नहीं लिखा। क्या बोला गया है कि भाई जो व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर बनेगा, वो जो पद को संभालेगा, वो पद जो है उसका चेयरमैन होगा। अब कोई भी आदमी रहे, पद चेयरमैन है। तो जो भी गवर्नर बनेगा, जो इस पद पर बैठे, गवर्नर के पद पर बैठेगा आरबीआई के, वो ऑटोमेटिकली इस कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा, हेड वही रहेगा। इसीलिए यहां पर जब फोटो मैंने आपको दिखाया, हम ये न्यूज शुरू कर रहे थे, तो यहां पर आरबीआई के गवर्नर साहब का फोटो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल भर में 4 मीटिंग करना तो अनिवार्य। अब कोरम क्या होता है? गणपूर्ति। किसी भी समिति या सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। तो कोरम कितना होगा? 4 होगा। 4 से कम नहीं कर सकते ना, गड़बड़ हो जाएगा। आरबीआई के 3 है, सरकार के 3 है। अब आपने कोरम मान लो 3 कर दिया, तो आरबीआई वाले आपस के 3 लोग मिलकर आकर बैठे, चर्चा शुरू कर दिए। अब बात नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि सरकार वाले बोलेंगे जब हमको बुलाना ही नहीं था, हमको बैठाना ही नहीं था, तो फिर उसके बाद हमको सदस्य बनाएंगे। ऐसा ठीक उल्टा भी हो सकता है, सरकार के 3 लोग बैठे कोरम में चर्चा वर्चा कर रहे हैं, आरबीआई वालों को बुरा लग गया, इसलिए 4 करेंगे कि भाई कोई भी एक जगह का 3 बैठकर काम नहीं कर सकता, एक तो दूसरे गोले का आदमी चाहिए। ठीक है, 6 लोग हैं, निर्णय लेंगे मनी सप्लाई बढ़ाना है कि घटाना है। जब यह निर्णय लिया जाएगा तो ऐसी संभावना बन सकती है, 6 लोग हैं, इवन नंबर है, 3-3 का वोट पड़ जाए और टाई हो जाए। और अगर टाई हो जाता है, निर्णय लिया जाएगा मेजॉरिटी के बेसिस में, लेकिन अगर टाई हो जाता है निर्णय में, तो जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, जो कि चेयरमैन हैं, उनके पास एक निर्णायक मत करने का पावर होगा। ठीक है, तो मतलब उस 6 में से सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? आरबीआई के गवर्नर, मुखिया हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टैटिक पार्ट। अब थोड़ा सा इसका और स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके सदस्यों को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी करंट का ही पार्ट है। क्योंकि अभी रिसेंट में 3-4 अक्टूबर के आसपास सरकार के 3 जो थे ना, सरकार के तरफ से 3 आएंगे, वो नए 3 लोगों को जोड़ा गया। पहले कौन है? राम सिंह, दूसरा कौन है? सौगत भट्टाचार्य, और तीसरे हैं नागेश कुमार जी। ये उनकी फोटो है, देख लीजिए, पहचान लीजिए। ठीक है, बाकी आरबीआई की तरफ से जो 3 हैं, जैसा मैंने बताया, गवर्नर साहब रहेंगे शक्तिकांत दास जी, डिप्टी गवर्नर रहेंगे माइकल पात्रा जी, और आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रखा गया है, जो कि है राजीव रंजन जी। तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक वाला पार्ट।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका करंट वाला पार्ट करते हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई 9 अक्टूबर को, एक मिनट, ये जो कमेटी की बैठक हुई ये कौन से नंबर की मीटिंग थी भाई? तो ये 51st मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी। चलिए समझते हैं क्या हुआ, निर्णय क्या हुआ। देखो हिंदी भी दिखेगा इस स्लाइड में, इंग्लिश भी दिखेगा, कभी हिंदी ज्यादा होगा, कभी इंग्लिश ज्यादा होगा। इट टोटली अपॉन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। जहां पर जिस भाषा में मुझे क्वालिटी कंटेंट हिंदी में मिलेगा मैं हिंदी डाल दूंगा, क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा मैं इंग्लिश डाल दूंगा, क्योंकि अभी ये पढ़ाते समय हिंदी इंग्लिश ये सब मेरे दिमाग में नहीं होता है। मेरे दिमाग में होता है सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट जो आप तक डिलीवर कर सकूं। हालांकि अगर ज्यादा इंग्लिश होगा तो मैं हिंदी में समझा ही रहा हूं, और ज्यादा हिंदी हो जाएगा तो टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में मैं भी बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? रेपो रेट चेंज नहीं किया। रेपो रेट क्या है समझना। रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को क्या करती है? उधार देती है, लैंड करती है। लेकिन ये जो अवधि होगा उधार का वो कैसा होगा? शॉर्ट टर्म। और उसे कितना रखा गया है इस मीटिंग में? 6.5%। लगातार 10वीं बार है जब यही रेट बताया गया, चेंज नहीं हो रहा है पिछले 10 मीटिंग से, ठीक है। लेकिन चेंज हुआ है तो क्या हुआ है? ये हुआ है। ये क्या होता है? रुक जाओ पहले ये समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट्स और रियल जीडीपी। क्या बोला गया है कि भाई 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इन्फ्लेशन टारगेट तय किया गया है वो कितना है? 4.5%। देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन मेजर करने का एक टूल है जिसके अंतर्गत 4± 2% इन्फ्लेशन का रेट माना जाता है। मतलब सबसे अच्छी मुद्रास्फीति की दर होती है 4%, सबसे अत्यधिक मतलब रेंज जो ऊपर साइड देखा जा सकता है, सहा जा सकता है वो 6%, और नीचे साइड सहा जा सकता है 2%। मतलब 2 से 6 का रेंज है। आइडियल रेट क्या है? 4%। तो लगभग आप ये समझ कर रखिए कि हेल्दी वाले इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 7.2% का एस्टिमेट किया गया है। अब बात यह आती है जो मैं बोला कि रुक जाओ कुछ चेंज हुआ है, तो चेंज क्या हुआ है? तो चेंज हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस कह सकते हो कि एक तरह से एटीट्यूड, अप्रोच, ये सब आप समझ सकते हो। जैसे इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अपना स्टांस विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन से चेंज करके न्यूट्रल कर दिए। देखिए जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी कमेटी रिपोर्ट लेकर आएगी तो वह बताती है कि हम मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं या हम चेंज नहीं करने वाले, ऐसे बताते हैं। तो जब आरबीआई कमेटी ये बता रही होती है कि भाई अभी हमारा 6.5 है, लेकिन आगे चलकर हम इस रेट को, हम मनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। घटाएंगे कब? जब ब्याज दरों को क्या किया जाएगा? ऊपर कर दिया जाएगा। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है बट जीएस वाला पार्ट है। मनी सप्लाई को कम करने के लिए रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। और जब यह बढ़ा दिया जाएगा उसी को कौन सा स्टांस बोला जाता है? विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। इसका मतलब क्या है? विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब कि भाई अभी ये हमारा रेट है, आगे चलकर हम क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम इंटरेस्ट रेट को, हम रेपो रेट को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इसका ये मतलब होता है। लेकिन न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? कि भाई हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो पहले जो रेट 6.5 ही था, लेकिन ये डरा कर रखे थे निवेशकों को कि देखो भैया हम लोग इंटरेस्ट रेट ऊपर कर सकते हैं। निवेशक डरेगा क्यों? इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ेगा तो वो उधार नहीं लेगा तो देश की जीडीपी क्या होगी? उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी।
तो ये डर का माहौल था, खौफ का माहौल था, उसको क्या कर दिया गया, न्यूट्रल, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। और इसी के आधार पर, इसी से जुड़ा हुआ यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था। यूपीएससी में भाई तैयारी तो अब हम वैसा ही करेंगे। क्या क्वेश्चन था, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की स्थायी समृद्धि, स्टेबल ग्रोथ और निम्न मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कम के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? जब भी इन्फ्लेशन का बात करोगे साथ में जीडीपी ग्रोथ ऑटोमेटिकली जुड़कर आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों मनी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई अगर आप घटाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ गिरने लगता है। ठीक है, और जीडीपी ग्रोथ के लिए मनी सप्लाई अगर बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन बढ़ना लगता है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स। 150 शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो क्यों ना इसको लिखकर अगेन मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने आंसर भेजो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाला काम खत्म। चलिए अब यहां पर दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने ट्वीट किया, क्या किया, इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। पहला वर्ल्ड कप होगा खो खो का और इंडिया उसको होस्ट करेगा। 24 देश भाग लेंगे, 16 टीम पुरुष वाली और 16 टीम महिलाओं वाली इसमें शामिल होगी। अब यही बात लिखी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है कि किसने किसने किया। वर्ल्ड कप है तो भाई सिर्फ भारत का होगा नहीं, तो भारत खो खो महासंघ, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, इन लोगों ने मिलकर ऐसे घोषणा किया कि पहला खो खो विश्व कप 2025 में जो आयोजित हो रहा है वो भारत में होगा। 6 महाद्वीप, 24 देश, 16 टीम पुरुष, 16 टीम महिलाओं की। ठीक है, खो खो के बारे में इसका उद्भव महाभारत जितना ही पुराना है। ठीक है, इसकी जो रणनीतियां होती हैं, इसकी जो कार्यनीति होती है वो महाभारत से बहुत ज्यादा मेल खाती है। पहली बार दुनिया में खो खो की प्रतियोगिता 1914 में हुई थी और पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1959 में आयोजित की गई थी। टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं इस खो खो में? 12 होते हैं, लेकिन प्रत्येक टीम से केवल 9 खिलाड़ी ही एक समय मैदान में खेलते रहते हैं, बाकी 3 बाहर। चलिए अब वही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई ट्रेन 2027 तक लेकर आएंगे। ऐसे ऊंचाई पर रहेगा, ऊंचाई पर ट्रेन रहेगा। अगर ये अच्छा होता है, सफल होता है, तो हमारे देश के अलग अलग जगहों पर भी ये हवाई ट्रेन लाया जाएगा। तो इससे पटरियां से तो ट्रेन दौड़ेगी दौड़ेगी भाई, हवाओं से भी दौड़ेगी, हवाओं में भी दौड़ेगी। हवाओं में दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि हवा में ही दौड़ रही है। एक ऐसा ऊंचा ऊंचा इमारत बनाया जाएगा कॉलम बीम के सहारे और उसके ऊपर। ठीक है, अभी इसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए, पार्किंग से एयरपोर्ट के टर्मिनल तक पहुंचने के लिए, लगेज को इधर उधर ले जाने के लिए अभी उसको यूज करेंगे। बढ़िया काम करेगा, चलेगा बढ़िया, तब मजा आ जाएगा। चलिए ये रही भाई गुड़िया। ये जो छोटी सी चिड़िया दिख रही है यहां पर, ये पीछे ये वाली, ये क्या है? ये शुभंकर है। ठीक है, किस शुभंकर किस चीज की भाई? तो महिला एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024। ठीक है, इसका नाम क्या बताया मैंने? गुड़िया। बिहार में होने वाला है, ये बिहार में होने वाला है और बिहार में बच्चियों को, अब वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, बच्चियों से रिलेटेड है, तो बिहार में बच्चियों को स्नेहपूर्ण शब्द गुड़िया बोलकर बुलाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए गुड़िया नाम रखा गया। और वो जो चिड़िया है, पक्षी है, वो कौन है? तो वो है हमारी
घरेलू गौरैया। ठीक है, अब दिखती नहीं है। चलिए समझते हैं। 11 नवंबर से 20 नवंबर होगा, कहां होगा? बिहार के राजगीर में होगा, आयोजित किया जाएगा बिहार में, इसलिए बिहार के सीएम दिख रहे हैं आपको। चलिए, अब यह है इसका क्या लोगो, ये लोगो ध्यान से देख लीजिए। यहां पर आपको दिख रहा है क्या? बोधि ट्री। ठीक है, राजगीर लिखा हुआ है। कमेंट सेक्शन पर मुझे यह भी बता सकते हो कि आपके इतिहास में या बौद्ध धर्म में इस बोधि ट्री का क्या महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी तो इसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं। इसमें 6 देश भाग लेंगे भाई। 6 देश कौन कौन से हैं? तो इंडिया है, चाइना है, थाईलैंड है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है। 6 देश होंगे। सबसे ज्यादा इसमें या इस ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी में, एशियंस चैंपियंस, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी, उसमें 3 बार किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। भारत और जापान ने 2-2 बार जीता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। यूके एग्रीज टू गिव अप सोवरेनिटी ऑफ रिमोट चागोस आइलैंड। कौन सा आइलैंड? चागोस आइलैंड टू मॉरिशस इन अ हिस्टोरिक डील। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। इन अ हिस्टोरिक डील ओवर वन ऑफ इट्स लास्ट ओवरसीज टेरिटरीज। कहां है ये चागोस आइलैंड? ये आप देख रहे होंगे, ये भारत है। फिर यहां पर आप लक्षद्वीप देखेंगे। ठीक है, फिर ये मालदीव्स है। फिर उसके बाद एकदम नीचे में इंडियन ओशन में मॉरिशस दिख रहा है। तो मॉरिशस से दूर में आपको यहां पर ये जो गुच्छा दिख रहा है, यही है चागोस आइलैंड। ठीक है, अब देखो चागोस आइलैंड का जो कहानी है कुछ ऐसा है भाई। इंग्लैंड वालों का यहां पर राज चल रहा था, सब गुलाम थे। आजाद तो कर दिए, मॉरिशस आजाद हो गया, लेकिन ये जो चागोस आइलैंड है इसको अपने पास रखे रहे, इसको नहीं दिए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई वो समझो वहां पर उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो, वो जो है इंडियन ओशन में है, वहां से ट्रेड होते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज देखे थे लास्ट वीडियो में, तो इंडियन ओशियन, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी, ये सब जाने वाला मार्ग है। तो अगर वो वाला टेरिटरी होल्ड में रहेगा, वहां पर अपना आप सैन्य बल बैठाकर रखोगे, तो आपको उस एरिया को कंट्रोल करने में सहायता होगी। फिर उसके बाद कुछ हिस्से को यूके ने अमेरिका को भी दे दिया था लीज में कि आप भी अपना यहां पर सैनिक वैनिक बैठाकर रखो। अब ये सब करने के लिए क्या हुआ कि इस चागोस आइलैंड में जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे उनको डिस्प्लेस किया गया, उनको हटाया गया। बोले तुम यहां से जाओ, तुम चले जाओ, तुम सेशेल्स चले जाओ, तुम इंडिया जाना है चले जाओ, तुम मॉरिशस चले जाओ, लेकिन इसको खाली कर दो। तो भाई अब ये तो गलत बात है ना, आप किसी नेचुरल इनहेबिटेंट्स को नहीं छीन सकते। तो अब यह मामला चल रहा था कहां पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पर अंतरराष्ट्रीय विवाद की सुनवाई होती है। और कई राउंड चले मॉरिशस के बीच में, यूके के बीच में। आखिरी में इस बात पर यह फैसला आया कि भाई देखो ऐसा है कि चागोस आइलैंड, यूके बोला कि चागोस आइलैंड मैं मॉरिशस को दे दूंगा, लेकिन जो चागोस आइलैंड का एक हिस्सा है जिसे कहा गया डियागो गार्सिया, वो डियागो गार्सिया अभी मेरे पास ही रहेगा। अगर ये बात मानते ठीक, नहीं तो फिर जय श्री राम। तो ठीक है, बोले डियागो गार्सिया रखे रहो, बाकी तो लौटा, बाकी समझेंगे बाद में, जो आ रहा है पहले उसको लिया जाए। और इस तरह से यह समझौता अफ्रीकी महाद्वीप पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंत का प्रतीक माना गया। ठीक है, डियागो गार्सिया एक बार देख लो, कहां है डियागो गार्सिया यार? नहीं है क्या? ये रहा, ये चागोस आइलैंड है पूरा गुच्छा। ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसे सटा हुआ मेडागास्कर है, उसके ईस्टर्न साइड में मॉरिशस है, उसके ऊपर साइड में आपको एक चागोस आइलैंड दिखेगा। इसको जूम कीजिए, चागोस आइलैंड दिख रहा है। ये रहा छोटा सा डियागो गार्सिया। ठीक है, इस डियागो गार्सिया पर मिलिट्री बेस रहेगा। द यूनाइटेड किंगडम विल रिटेन अ 99-year लीज ऑफ डियागो गार्सिया आइलैंड्स वेयर एन इंपॉर्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेस इज लोकेटेड। तो उसको रिटेन करेगा, बाकी सब दे दिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये सब आप देख लेना, वो कहानी सुना दिया है मैंने। चलिए अब आसियान कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। ठीक है, 10 मेंबर। साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का समूह। 10 देश कौन से हैं? म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और आपका फिलीपींस। ठीक है, तो ये 10 देशों का समूह है। ये इनका मीटिंग हुआ। कहां पर मीटिंग हुआ? अभी वाला जो मीटिंग चल रहा है वो कहां पर हुआ? लाओस में। ठीक है, अब इस आसियान कंट्री के बारे में अगर देखा जाए तो यूरोपीय संघ के साथ दुनिया का सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन में से एक इसे माना जाता है। ठीक है, मतलब यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा है, उसी की तरह जो एक बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है वो किसे माना जाता है? इस एशियान को। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य देश हैं। नाम यहां पर आ गया, इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता पर। चलिए अब हरिकेन मिल्टन, पहले तो ये बात कर लेते हैं। हरिकेन मिल्टन, ठीक है, एक ब्रीफ देख लो। यहां पर इसके नाम से ज्यादा इसके स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये फ्लोरिडा वाला हिस्सा है। तो एक हरिकेन है, साइक्लोन है, चक्रवात है, जो यहां से ऐसा फ्लो करके जा रहा है और ये वहां पर बहुत तबाही लेकर आया है। एक तरह का चक्रवात है क्या? ये हरिकेन। इसके साथ क्या जुड़ा है? तेज हवाएं और बारिश। तेज बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं और तेज बारिश होती है, वर्षा होती है। ठीक है, इन सभी को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स टेक्निकल शब्द है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। ठीक है, और ये सामान्य तौर पर कहां पर बनते हैं? 8 डिग्री और 15 डिग्री का जो अक्षांशीय स्थान है वहां पर बनते हैं। कहां पर? सागर में बनते हैं, महासागर की सतह पर ये बनते हैं। ठीक है, तो हरिकेन एक साइक्लोन है, चक्रवात है, जो तेज हवाएं और भारी वर्षा लेकर आता है। इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। 8 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री अक्षांश के मध्य इसका निर्माण होता है। अब इसके अलग अलग नाम पिछले वीडियो में भी मैं बताया था, एक बार और रिपीट कर दूं क्योंकि कुछ नामों को मैंने नहीं बताया था। ये चक्रवात अगर आपके चाइना साइड में चलते हैं तो उसे टाइफून कहते हैं। अगर ये अमेरिकन साइड अटलांटिक ओशन में अगर ये बन रहे हैं तो उसे हरिकेन कहते हैं, जैसा कि अभी है हरिकेन मिल्टन। फिर अगर ये वेस्ट अफ्रीकन या सदर्न साइड ऑफ यूएसए में हुआ तो टोर्नेडो बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसे बिली विलीज कहते हैं और हमारे साइड में इसको साधारण से ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल नहीं, टाइपिकल साइक्लोन कहते हैं। अब रिसेंट में जो साइक्लोन आए हैं उसके नाम पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है हमारे पीएससी के कौन कौन से आए थे भाई। तो यहां पर आप देखेंगे, हम लोगों ने देखा तो ऑपरेशन सद्भाव लाया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, जो टाइफून यागी के त्रासदी में फंसे हुए लोगों की सहायता के लिए था। तो टाइफून यागी जो है वो कहां आया था? ये आपका वियतनाम म्यांमार वाले एरिया में आया था। मतलब आपका वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस इन वाले एरिया में था। टाइफून बेबनिका शंघई चाइना साइड में था। फिर टाइफून पलसन आया था रिसेंट में, ये भी चाइना में था। फिर उसके बाद ये हरिकेन है, ज्यादा बेटर होगा इसे आप हरिकेन करिए, हरिकेन। मिल्टन के पहले ही अमेरिका के इसी क्षेत्र में हेलेन आया था। ठीक है, फिर ज़ॉम्बिस हरिकेन जॉन, ये मैक्सिको साइड आया है। फिर टाइफून क्राथन, ये आपका फिलीपींस में आया था। फिर स्टॉर्म बोरिस, ये यूरोप में आया था सेंट्रल साइड में। चलिए, तो अब आपका सारा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हो गया है। अब है क्वेश्चंस की। आप ये क्वेश्चंस पढ़िएगा, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फिर ये तो बहुत इजी है, शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या अब क्या है। फिर उसके बाद नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक है और एक है 17th नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। देखो तो आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। और एक ये है आपका मेंस का क्वेश्चन।
इसको कैसे मुझ तक पहुंचाना है मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर का जो सेशन है वो आपके लिए काफी लाभ लेकर आएगा, आपको काफी मदद करेगा। तो चलिए ऐसे ही आगे भी मिलता रहूंगा करंट अफेयर पर आधारित वीडियो को लेकर। तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।